हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ओके, तो यहाँ पे 3 मेजर प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस हैं। तो फर्स्ट जो है वो है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। नंबर 1, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। Okay, so what is additivity of charge? Already we know that electric charge is a scalar quantity. Okay, तो suppose एक body है, suppose ये एक body है और you can say a isolated system, ये एक system है। तो इस body और system में suppose different locations में क्या है आप लोगों का charges है। Okay, let's say this is Q1 charge, Q2, Q3, Q4, Q5. Okay, dot maybe dot Qn. Okay, we can also denote charge as Q. चार्ज को हम Q से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इस सिस्टम में अगर हमको टोटल चार्ज निकालना है, we have to find the total charge of the system. Then how can you find? Just simply sum of these charges. Okay, तो हम इस सारे चार्ज को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सपोज इस सिस्टम का टोटल चार्ज है कैपिटल Q। ओके, तो ये कैसा होगा? वी हैव टू sum these individual charges Q3 dot up to Qn. ओके, यही है आप लोगों का फर्स्ट प्रॉपर्टी, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। सिंपल है वो। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। ओके, सो दिस इज आवर सेकेंड प्रॉपर्टी, चार्ज इज कंजर्व। फर्स्ट ईयर में आप लोगों को मिला था कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, वही है ये। तो चार्ज इज कंजर्व मीन्स चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. Okay, it can only transferred from one body to another. Okay, हम चार्ज को कभी क्रिएट नहीं कर सकते हैं और कभी उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। चार्ज हमेशा क्या होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज देयर इज ए ग्लास, सपोज देयर इज ए ग्लास रॉड एंड एक सिल्क क्लॉथ। देखो अभी ये दोनों ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ दोनों अभी न्यूट्रल है। ठीक है, दोनों को हम लोगों ने क्या नहीं किया, रब नहीं किया। ओके, अभी ये न्यूट्रल है, तो इन दोनों के चार्ज अब कितने होंगे? न्यूट्रल है। यस, इन दोनों का चार्ज हम देखेंगे कितना आएगा, 0 आएगा, नो चार्ज। ओके, तो नेक्स्ट देखिए आप, अभी इन दोनों को एक साथ हम क्या करेंगे, फ्रिक्शन करेंगे, रगड़ेंगे, तो क्या होगा आप लोगों को पता है, लास्ट क्लास में हमने बताया था। क्या होगा? ये ग्लास रॉड है। हाँ, लास्ट क्लास में हम लोग ने प्लास्टिक रॉड लिया था, अभी ये ग्लास रॉड है। तो ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को अगर हम रगड़ेंगे तो क्या होगा, इस ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ में क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। ओके, ग्लास रॉड से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रिकली नेगेटिव हो जाएगा और ये इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, ठीक है। सपोज यहाँ से यहाँ से यहाँ तक कितने चार्ज गए, कितने नेगेटिव चार्ज गए, -Q नेगेटिव चार्ज गए। ठीक है, इस ग्लास रॉड से -Q अमाउंट नेगेटिव चार्ज इस सिल्क क्लॉथ में गए, तो यहाँ पे कितने पॉजिटिव चार्ज होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव +Q चार्ज होंगे। देखिए जितना चार्ज यहाँ से यहाँ तक मूव होगा, ओके, सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या होगा, क्रिएट होगा। ओके, ठीक है, ये जितना चार्ज उसको देगा उतना ही यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ओके, तो अभी हम देखते हैं, ये एक सिस्टम हम मान लेते हैं, तो अभी इस सिस्टम में टोटल चार्ज कितना है, +Q एंड -Q इक्वल 0। हम दोनों को क्या करते हैं, सम अप करते हैं दोनों को। ठीक है,
तो क्या है रिजल्ट 0। तो पहले क्या था 0 था, अभी भी 0 है। ओके, दैट मीन्स चार्ज यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में गया, लेकिन टोटल चार्ज अभी भी सेम है। तो चार्ज क्या हो गया, कंजर्व हो गया। चार्ज यहाँ पे नया क्रिएट भी नहीं हुआ, लॉस भी नहीं हुआ। ठीक है, तो दिस इज योर चार्ज इज कंजर्व्ड। ओके, नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। सो दिस इज योर थर्ड प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। द स्टेटमेंट इज the quantization of electric charge means that the total charge q of a body is always an integral multiple of basic unit of charge. ओके, ये क्या कहता है कि सपोज एक बॉडी में, ठीक है, दिस इज अ बॉडी, इस बॉडी का जो टोटल चार्ज होगा, सपोज द टोटल चार्ज इज q, इस बॉडी का टोटल चार्ज q है, वो क्या होगा, द टोटल charge of a body is always an integral multiple of basic unit of charge. So basic unit of charge E, okay, इसका क्या होगा, एक integral multiple होगा. Okay, that means that is n equal to, where n equal to 0 plus minus 1 plus minus 2 dot dot dot. Okay, तो यहाँ पे क्या होगा, हमेशा एक इंटेजर नंबर होगा. ओके, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2 ये नंबर होगा. सो द टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी is always an integral multiple of basic unit of charge. So this basic unit of charge E is equal to, we already know that E equal to 1.6 into 10 to the minus 19 कूलम. इसको बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज भी कहते हैं. ओके, ठीक है, अभी इसको अच्छे से समझते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. देखिए, सपोज आप मार्केट गए एक मिल्क का पैकेट खरीदने के लिए. एक 100 ml का मिल्क अवेलेबल है. ठीक है, आपको मार्केट पे ओनली 100 ml का मिल्क ही मिलते हैं मार्केट में. ओके, तो अभी आपको इससे कम मिल्क लेना है तो आपको मिलेंगे मार्केट में? नहीं मिलेंगे. ठीक है, आपको लेना है तो 100 ml का ही लेना होगा. इससे ज़्यादा मिल्क अगर आपको चाहिए तो क्या लेंगे आप? 100 ml का और एक पैकेट लेंगे. ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा कि आपको 1.5 पैकेट देंगे, एक और आधा पैकेट नहीं होगा. आपको लेना है तो एक ही लेना होगा. ठीक है, इससे भी ज़्यादा चाहिए तो आपको और एक पैकेट लेना पड़ेगा. ठीक है, तो ये क्या होगा, नंबर हो गया. एक पैकेट लेना है तो लो, नहीं तो उससे ज़्यादा है तो 2, नहीं तो 3, ऐसा करके आपको एक एक पैकेट ही लेना पड़ेगा. ओके, इन द सेम वे हम लोग के नेचर में जो चार्ज होते हैं ना, तो चार्ज भी हमको एक पैकेट में ही मिलते हैं. वो पैकेट कितना है? ई. दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज. और इस पैकेट का वैल्यू कितना है? 1.6 इंटू 10 टू माइनस 19 कूलम. ओके, तो इस पैकेट से कम में नहीं मिलेगा. ओके, आपको ज़्यादा चार्ज चाहिए तो क्या होगा? हाँ, 2 ले लो. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्वाइस ई. इससे ज़्यादा चाहिए तो आएगा थ्राइस ई, 4, 5 अप टू n. ओके, तो ये आपका फ्रैक्शन पे नहीं होगा, हाफ या 3/2 ऐसा नहीं मिलेगा. ओके, सो दैट इज कॉल्ड, इट्स ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज. ओके, आई होप आपको समझ में आ गया. सो दिस इज आवर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. तो अभी हम दो चीज़ यहाँ पे देखेंगे. पिछले क्लास में हमने देखा था लाइक चार्जेस. सपोज दो सेम चार्ज है, लाइक चार्जेस, पॉजिटिव पॉजिटिव, दोनों के बीच, दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं. और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज हो तो दोनों अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे से. ओके, ये जो रिपेल हो रहा है, एक चार्ज दूसरे चार्ज को जो रिपेल कर रहा है वो किस लिए हो रहा है? बिकॉज देयर इज अ फोर्स बिटवीन देम. ओके, और यहाँ पे जो अट्रैक्शन हमको देखने को मिल रहा है दोनों चार्जेस के बीच, यहाँ पे भी क्या है? एक फोर्स है. क्योंकि जब फोर्स होंगे तभी तो दोनों रिपेल और अट्रैक्ट होंगे. ओके, सो दिस इज कॉल्ड रिपल्सिव फोर्स.
दिस इज कॉल्ड रिपल्सिव फोर्स एंड दिस इज कॉल्ड एट्रैक्टिव फोर्स। ओके, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ओके, तो दो चार्जेस के बीच हम कभी रिपल्सिव फोर्स भी देखते हैं, कभी एट्रैक्टिव फोर्स देखते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द टू चार्जेस। अब इन दोनों चार्जेस के बीच कितने अमाउंट ऑफ फोर्स होते हैं, ओके, कितने दूर चार्जेस को रखने से कितना फोर्स होगा, ओके, ये सभी हमको मिलेंगे कहाँ से, कूलम्ब्स लॉ से मिलेंगे। ओके, तो अभी हम देखते हैं व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ। तो देखिए यहाँ पे दो चार्ज हमने लिए हैं, सपोज वन चार्ज इज Q1 एंड अनदर चार्ज इज Q2। ओके, इन दोनों का नेचर हम लोगों ने यहाँ पे नहीं लिखा है। ओके, ठीक है, तो इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो है r, स्मॉल r। ओके, तो अभी इन दोनों चार्जेस के बीच क्या फोर्स होंगे, रिपल्सिव होंगे या एट्रैक्टिव होंगे? हाँ, वो डिपेंड करेगा ये दोनों चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो अभी हम वो नहीं लिखेंगे यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव है। ओके, तो अभी देखो कूलम्ब्स लॉ क्या कहते हैं, द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन और रिपल्शन, इन दोनों के बीच कुछ भी हो सकता है, रिपल्शन अट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर। ओके, सो द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन दिस टू चार्जेस इज, ये हो गया आपका फोर्स, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ द magnitude of the two individual charges, so Q1 into Q2, and this force of attraction or repulsion is also inversely proportional to distance square। ओके, दोनों के बीच जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। सो देयरफॉर वी कैन राइट दिस फोर्स F proportional Q1 Q2 divided by R square। ओके, तो अभी देखो F इज इक्वल, अभी हम इक्वल साइन देंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, सो दिस कांस्टेंट इज K इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। सो दिस इज आवर कूलम्ब्स लॉ। ओके, तो यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड बोला था, तो यहाँ पे आप मॉड ले लीजिए, बिकॉज ये अगर चार्ज पॉजिटिव निगेटिव हुआ तो उसका भी हम मैग्नीट्यूड लेंगे। ठीक है, तो इसको हम मॉड की तरह लिख सकते हैं, मॉड where k is constant of proportionality। सो k का वैल्यू डिपेंड करता है इस मीडियम में, ये दोनों चार्ज किस मीडियम पे है, फ्री स्पेस पे है या ग्लास में, वाटर में, किस जगह पे है। फॉर द चार्ज लोकेटेड इन फ्री स्पेस एंड इन SI यूनिट, तो इसका वैल्यू होगा k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू होगा, अगर हम पुट करेंगे पाई और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, तो इसका वैल्यू आएगा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। फॉर द चार्ज लोकेटेड इन फ्री स्पेस, अगर ये दोनों चार्ज फ्री स्पेस पे रहेंगे यानी वैक्यूम पे रहेंगे, एंड SI यूनिट में अगर हम इस Q1 Q2 और R को लेंगे तो कांस्टेंट का वैल्यू आएगा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। Okay, so therefore we can write this force of attraction or repulsion is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square, or we can also write F equal to 9 into 10⁹ Q1 Q2 divided by R square। Okay, so this is our कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ देख लिया। ओके, अभी एक चीज़ देखिए, ये जो फोर्स होता है ना, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, इससे पहले जो कूलम्ब्स लॉ देखा था हमने, वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि दोनों चार्जेस के बीच जो एट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स होंगे उसका मैग्नीट्यूड हमको पता चला था। वो मैग्नीट्यूड क्या था, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये हमको क्या देता है, केवल
मैग्नीट्यूड देता है, ओके। बट फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स का डायरेक्शन होगा, एक चार्ज दूसरे चार्ज को किस तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है, ओके। तो उसके लिए हमको ये जानना होगा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखिए ये एक एक्स वाई प्लेन है, इस एक्स वाई प्लेन में हम दो चार्ज देते हैं, वन इज Q1 एंड अनदर वन इज Q2 चार्ज। ये दोनों चार्ज क्या होना पड़ेगा, ये दोनों चार्ज हम सेम नेचर के लेंगे, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, ठीक है। तो दिस इज आवर पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1, इसको हम लिखेंगे R1, एंड दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2 which is R2, ठीक है। अभी दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम किससे डिनोट करेंगे, R से, स्मॉल r, ओके। अभी देखिए ये दोनों चार्जेस क्या है, सेम नेचर के हैं, ठीक है। तो ये Q1 चार्ज Q2 चार्ज के ऊपर क्या करेगा, रिपेल करेगा, ओके। सो Q1 चार्ज Q2 को इस तरफ क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। सो दिस इज द फोर्स, सो इसको हम लिखते हैं F21, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे हम फोर्स को। सो व्हाई इट इज F21, फोर्स अप्लाइड ऑन चार्ज 2 ड्यू टू द चार्ज 1। अगेन ये Q2 चार्ज Q1 चार्ज को भी रिपेल करेगा, उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा इस तरफ, तो इसको हम लिखेंगे F12, क्यों F12, बिकॉज फोर्स अप्लाइड ऑन चार्ज 1 ड्यू टू द चार्ज 2, सो F12। तो अभी हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, दोनों ही फोर्स एक दूसरे से अपोजिट है, ओके। दोनों ही फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसको हम अभी मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे। डायग्राम पे तो हमको पता चल गया, ठीक है, कि दोनों चार्ज अगर सेम नेचर के होंगे तो दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स होंगे और दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, ओके। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेट अस कंसीडर टू चार्जेस Q1 एंड Q2, ओके, ऑफ सेम नेचर प्लेस्ड इन ए प्लेन X and Y, okay। So now let F12 is the force applied on charge 1 due to the charge 2, so F12 equal to, देखिए इन दोनों के बीच का जो फोर्स, तो कूलम्ब्स लॉ से हमको पता चला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। अभी देखिए और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सपोज A एक वेक्टर है, A इज ए वेक्टर, ओके। वेक्टर के दो पार्ट होते हैं, किसी भी वेक्टर के दो पार्ट होते हैं, तो क्या होता है, एक पार्ट होता है मैग्नीट्यूड, उसको हम मॉड लिखते हैं, मॉड A, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, और दूसरा पार्ट होता है उस वेक्टर का डायरेक्शन, उस डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर लिखते हैं। सपोज यूनिट वेक्टर A कैप, तो यूनिट वेक्टर का पता है उसका मैग्नीट्यूड सिर्फ 1 होता है, वो केवल डायरेक्शन दिखाने के लिए होता है। तो किसी भी वेक्टर का दो पार्ट होते हैं, ए वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड एंड उसका डायरेक्शन, ठीक है। तो फोर्स का भी वही होगा, यहाँ पे ये फोर्स वेक्टर है, ये उसका मैग्नीट्यूड है फोर्स का, और साथ में हमको क्या लिखना पड़ेगा, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या होगा, देखिए ये दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है R, ठीक है। तो F12 जो फोर्स है, वो फोर्स डायरेक्शन क्या है, हाँ, Q2 से Q1 की तरफ, तो उसका डायरेक्शन है ऐसा, डायरेक्शन इज फ्रॉम Q2 टू Q1, ओके। इसको हम यूनिट वेक्टर से डिनोट करेंगे, सो वी कैन राइट R21 कैप। व्हाई इट इज R21 कैप, because the direction is from charge 2 to 1, that's why R21 cap। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे,
R21 कैप। इस इक्वेशन को हमको नंबरिंग करना है, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड अगेन नेक्स्ट देखिए, अभी हम निकालेंगे कि Q2 चार्ज में कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। सो F21 force applied on charge 2 due to the charge 1. So this is equal same 1 by 4 pi epsilon naught Q1 by Q2 divided by R square। देखिए ये मैग्नीट्यूड हो गया दोनों चार्ज के बीच का मैग्नीट्यूड। ओके, अभी डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन क्या होगा इसका डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, से Q1 चार्ज फोर्स अप्लाई कर रहा है Q2 के ऊपर, तो डायरेक्शन इस तरफ है। सो दिस इज द डायरेक्शन, तो इसको हम लिखेंगे R12 कैप। Why R12 कैप? बिकॉज डायरेक्शन इज फ्रॉम 1 to 2। ओके, तो यहाँ पे लिखिए R12 कैप। तो ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब फ्रॉम फिगर, इस फिगर में देखिए ये जो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन है, ये यूनिट वेक्टर देखिए R21 और R12, ये दोनों यूनिट वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों इक्वल है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। कैसे इक्वल है, एक कहाँ से है, एक Q1 से Q2 की तरफ और एक Q2 से Q1 की तरफ, दोनों इक्वल है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो हम इसको लिख सकते हैं R21 कैप इक्वल टू माइनस R12 कैप। लिख सकते हैं, दोनों बराबर है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अभी इस इक्वेशन नंबर 3 को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो क्या होगा, इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो देखिए क्या होगा। सॉरी, बोर्ड में जगह कम हो गया है। देखिए इक्वेशन नंबर 1 है ये, अभी यहाँ पे देखिए R21, तो R21 इज इक्वल टू क्या है, माइनस R12, तो इसके जगह हम लिखेंगे माइनस R12 कैप। सिंपल। नेक्स्ट देखिए, ये माइनस जो साइन है ये हम यहाँ पे लेंगे, माइनस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे रहेगा R12 कैप। ओके, अभी देखिए ये वाला पोर्शन देखिए, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है 1 बाई, ये इसके बराबर है, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू F21। ओके, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, implies this F12 is equal to minus this is F21, so F21। तो ये मैथमेटिकली क्या प्रूफ हो गया, द फोर्स ऑन द चार्ज 1 is equal to the force on the charge 2 but in opposite direction। okay, so ये this is also न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब देखिए एक चार्ज ने दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, ओके, सो दूसरे चार्ज ने क्या किया, उस वाले चार्ज को फिर से एक्शन किया, एक्शन एंड रिएक्शन। okay, this means that the charge exerts equal and opposite forces on each other, so Coulomb's law agrees with the Newton's third law of motion। चलिए अभी एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन इज डिफाइन 1 कूलम्ब चार्ज। ये क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम पे, समझिए इसको। व्हाट इज डिफाइन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, कैसे डिफाइन करेंगे। हमको जो फॉर्मूला मिला था F इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 by R square. ओके, इसको हम मॉड लिख सकते हैं. इफ Q1 is equal, Q2 is equal 1 कूलम. ठीक है, और जो डिस्टेंस है वो भी हम क्या करेंगे 1 मीटर. So we take the charges as unit charge and unit distance. Then F equal to क्या होगा 1 by 4 pi epsilon naught. और इसका वैल्यू कितना है? यस 9 into 10⁹ न्यूटन. तो क्या दिखाई दिया? द फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया 9 into 10⁹ न्यूटन. तो अभी डिफाइन कीजिए व्हाट इज 1 कूलम चार्ज. क्या होगा इसका डेफिनेशन? ऐसा होगा कि दोनों चार्ज, अगर दोनों चार्ज 1 कूलम के हैं, ओके, और दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर 1 मीटर है, तो दोनों चार्जेस के बीच जो फोर्स होंगे उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 9 into 10⁹ न्यूटन होगा. दैट इज 1 कूलम is that amount of charge that repels an equal and similar charge with a force of 9 into 10⁹ Newton when placed in a vacuum at a distance of 1 meter. This is how we can define 1 coulomb charge. Okay, इसका नोट्स मैं आपको PDF फॉर्मेट में दे दूंगा. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस. ओके, थैंक यू.